हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस क्लास में गणित का जो पैडागोजी का क्वेश्चन होता है, जो 15 नंबर का आता है, 15 क्वेश्चन आता है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे और पूरा एक ही क्लास में पूरा पैडागोजी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी के माध्यम से, फिर उस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके माध्यम से सारा कुछ आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, कीवर्ड भी मिलेगा कि जो कीवर्ड पकड़ के आप लोग आंसर दे सकें। ये सारी बातें आप लोगों को इस क्लास में देखने को मिलेगी। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है सी टेट के लिए, मैथ के पैडागोजी के लिए। जो पैडागोजी का क्वेश्चन होता है और मैथ का जो पैडागोजी का क्वेश्चन होता है वो अलग होता है, इसीलिए मैथ का जो पैडागोजी का सेक्शन है इसको मैं अलग लेकर के आया हूं। बाकी और भी सब्जेक्टों का और अदर जो पूरा कंबाइंड पैडागोजी होता है सी टेट का, उसको भी लेकर के मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों कि ये रिकमेंड पर आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे पैडागोजी का क्लास लाने के लिए, तो ये क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए, सी टेट वालों के लिए स्पेशल है और यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सारा कुछ अगर मैं एक एक चीज लाइन बाय लाइन लिख के करूं तो ज्यादा देर तक हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से कम समय में पूरा सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। इस क्लास में सारा आप लोगों को डाटा डिजिटल रूप में मिलेगा यहाँ पे, तो इसको देखना मत भूलिएगा। और पूरी क्लास स्क्रीनशॉट जहां लेने की बात रहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जहां नोट करने की बात रहे उसको नोट जरूर करिएगा, ताकि भविष्य में आप लोग अगर एक बार देखें तो वो आप लोगों को रिकॉल हो जाए। तो इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, पूरा सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पूरा पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भी लैंग्वेज में देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सारी बातें हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। पूरा सब कुछ आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा ये नोट्स बनाया गया है, ये दिनों रात की मेहनत है, ये सिर्फ नोट्स आप लोगों के लिए बनाया गया है ये नोट्स। तो पूरा क्लास देखिएगा, सारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला जो है, पहला आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लैंग्वेज पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सारा हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं गणित की प्रकृति। पहला है, गणित की प्रकृति तार्किक यानी लॉजिकल होती है। बिल्कुल, गणित की प्रकृति क्या होती है, लॉजिकल होती है। कोई आश्चर्यजनक वाली चीज नहीं होती है इसमें कि अरे ये तो ये हो गया, 5 + 5 10 हो गया, ये कहते हैं नहीं। इसमें तार्किक है, सब कुछ आप लोगों को लॉजिक मिलेगा कि मतलब 2 और 2 4 ही होता है, 2 + 2 4 ही होता है। ठीक। अगला है, गणित की संकल्पनाएं अमूर्त होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अमूर्त होने का क्या मतलब है, अगर हम 5 और 5 10 लिखे हैं तो निश्चित ही यह 10 ही होता है, 5 + 5 10 ही होता है। इसमें कोई ये नहीं लिखने जाएगा। अगर हम आप लोगों को कह रहे हैं 5 + 5 10, तो ये अमूर्त रूप से आप लोगों ने भी जान लिया कि हाँ 5 और 5 10 ही होता है। ठीक, आपको ये लोग ये नहीं करने लगा कि 5 पेन यहाँ है, 5 पेन यहाँ है, इसको मिला के दोनों एक जगह करके देखें गिने फिर कितना हो रहा है, नहीं, ये अमूर्त भी किया जाता है। ठीक, यहां से ये हो गया। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, फॉर्मूला, सिद्धांत आदि का प्रतिपादन होता है। निश्चित ही गणित की अपनी खुद की भाषा होती है, इसीलिए अदर से ये अलग है। इसका फॉर्मूला होता है, सिद्धांत होता है। तो ये हो गया। आइए देखते हैं अगला। अगला है, गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित होती है। इसका क्या मतलब हुआ, गणित डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है। पूरा सब्जेक्ट आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि सभी सब्जेक्टों में पहले आप लोगों को उदाहरण दिया जाता है, फिर क्या दिया जाता है, नियम दिया जाता है। लेकिन गणित एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि पहले इसमें नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिया जाता है। मतलब अगर किसी को वर्ग का
वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको उदाहरण के तरीके नहीं, पहले नियम बताना पड़ेगा कि हाँ आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो उसका क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो पहले इसमें नियम बताना पड़ता है, इसीलिए यह अदर सब्जेक्टों से अलग है। इसको देख लीजिए। अगला है गणित की संकल्पनाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध होती हैं, यानी इन सीरीज होती हैं। गणित की संकल्पनाएं क्या होती हैं, श्रेणीबद्ध। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम क्या है कि एक अंक का जोड़ सीखेंगे, फिर हम क्या होता है 2 अंक का जोड़ सीखेंगे। ठीक, पहले एक अंक का जोड़, फिर 2 अंक का जोड़, ऐसे श्रेणी में करते सीखते हैं। ये नहीं कि पहले बच्चे को क्या कर रहे हैं, पहले 4 अंक का जोड़ सिखा दिए फिर 2 अंक का जोड़ सिखा रहे, नहीं। इसमें क्या होता है, श्रेणीबद्ध क्रम से सीखना पड़ता है। ये हो गया। अगला क्या है, गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। निश्चित ही जैसे विज्ञान में क्या होता है, अपनी एक भाषा होती है, अपनी मात्रा होती है, मापक होती है, संख्या होता है, वैसे गणित में भी गणित की अलग भाषा होती है, गणित का अलग स्थान, संख्या होता है, दिशा होता है, गणना होता है। ठीक, इसका यह विज्ञान है। यहां से ये क्लियर हो गया। गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित होता है। ये लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, ठीक यही शब्द उठा करके क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो शब्दों को बड़ा ध्यान से देखिएगा, जहां कलर किया गया है वो शब्दों को बड़ा ध्यान से देखिएगा। गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित होता है। यहां से ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति में सही नहीं है। यही बताना है कि कौन सा गणित की प्रकृति में सही नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होती हैं। देखिएगा प्रश्न ही निगेटिव है, तो जो निगेटिव आंसर होगा उसी को छांटना है। गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गणित क्रम के अनुसार ही तो सीखते हैं, सिखाते हैं। और दूसरा क्या है, गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित होता है। नहीं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गणित एकमात्र ऐसा विवेचन है जो निगमन विधि पर आधारित होता है। पहले इसमें नियम बताए जाते हैं और फिर क्या होता है, इसमें उदाहरण दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है। गणित क्या है, गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है जिससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ध्यान से देखिएगा, जिससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गणित की प्रकृति का समर्थन करता है, यहां पे दिखा है। ये पॉजिटिव प्रश्न है। तो पहला ही है गणित तार्किक है। बिल्कुल गणित तार्किक है, हम लोगों ने आगे देखा है कि गणित तार्किक विषय है। गणित सरप्राइजिंग नहीं है, मतलब सरप्राइजिंग इसमें दिया है तो सरप्राइजिंग गणित बिल्कुल भी नहीं है। यानी 5 + 5 10 होता है, 10 ही होता है। कैसे होता है, ये कोई सरप्राइज इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं बैन हीले का कॉन्सेप्ट क्या है। बैन हीले से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बैन हीले ने कौन सा स्तर दिया है, कौन सा स्तर दिया, बीजगणितीय स्तर दिया है, ज्यामितीय स्तर दिया है, अंकगणितीय स्तर दिया है, मतलब कौन सा स्तर दिया। तो इनका जान लीजिए, बैन हीले ने ज्यामितीय स्तर दिया है, ये क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बैन हीले ज्यामितीय स्तर। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि बैन हीले ने अपने ज्यामितीय स्तर में कितने लेवल दिए हैं, कितने लेवल दिए हैं। तो अगर लेवल की बात करता है तो लेवल तो इन्होंने 4 दिए हैं, और अगर स्टेज की बात करता है कि कितना स्टेज दिया है तो स्टेज कितना हो जाएगा, 5। यानी 0 से 4 दिया है, ये क्या हो गया, लेवल हो गया। स्टेज क्या, 0 1 2 3 4, 5 स्टेज दिया है। यहां से इसको ध्यान दीजिएगा, लेवल 4 स्टेज 5।
आइए लेवल नंबर 0 देखते हैं, यानी पहला स्टेज देखते हैं। पहला स्टेज में क्या है, विजुअलाइजेशन, यानी इसका इंग्लिश देखते रहिएगा। विजुअलाइजेशन हिंदी में कुछ भी दे देगा, चक्षुषीकरण दे देता है, प्रत्यक्षीकरण दे देता है, तो इंग्लिश वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड नहीं बदलता है, हिंदी वर्ड बदल के आ जाते हैं, तो इंग्लिश देखना बहुत ही जरूरी है। पहला है 0 लेवल, क्या कह रहा है, विजुअलाइजेशन, मतलब देख करके। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, सिर्फ चीजों को जानता है, देख करके उसकी इमेज बना लेता है। मतलब उसको आप अगर समोसा दिखाएंगे तो वो कैसा त्रिभुज के आकार का होता है, रोटी दिखाएंगे तो गोल होता है, तो उसका वो इमेज बना लेता है अपने दिमाग में, उसका क्लासिफिकेशन कर लेता है। ठीक है, अगला है लेवल नंबर 1 क्या कहता है, विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण का इंग्लिश एनालिसिस। इसमें उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। यानी अगर आप यहां एक वर्ग बनाते हैं और यहां एक आयत बनाते हैं, तो इसके गुणों के आधार पर क्या करता है, वर्गीकरण कर लेता है। मतलब ये चारों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, लेकिन ये भुजा और ये भुजा, ये क्या है, दोनों आपस में बराबर। ये क्या करता है, वर्गीकरण कर लेता है। ठीक है, अब लेवल नंबर 3 क्या है, लेवल नंबर 3 दिया हुआ है औपचारिक फॉर्मूला डिडक्शन, फॉर्मूला या डिडक्शन। इसमें क्या होता है, फिर वही बात है, जो शेप और आकृति दिया रहता है, मान लीजिए कि ये शेप दिया हुआ है, वर्ग ये शेप दिया हुआ है, अब इस शेप के आधार पर फॉर्मूला इसका ढूंढने लगता है कि इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तो इसके फॉर्मूले के माध्यम से ये इसमें बच्चा विचार करने लगता है, ढूंढने लगता है। ठीक है, ये तो हो गया लेवल नंबर 3। एक लेवल नंबर 2 देखिएगा, छूट गया। लेवल नंबर 2 में क्या बात करता है, लेवल नंबर 2 में बात करता है कि अनौपचारिक निगमन, जो इनफॉर्मल और डिडक्शन और रिलेशनशिप, ये 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी पूछ लिया था, तो ये महत्वपूर्ण है। यहां पे देखिएगा, जो लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 है, ये 3 लेवल जो हैं ये प्राइमरी के लिए होते हैं, यानी 1 से 5 तक के लोअर प्राइमरी के लिए होते हैं। और जो लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2, ये 3 स्टेज प्राइमरी के लिए, और लेवल 3 और लेवल 4 जो हैं ये क्या होते हैं, अपर प्राइमरी के लिए होते हैं, यानी 6 से 8 तक के लिए होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और लेवल 2 में क्या करता है, जो प्राइमरी लेवल का अंतिम लेवल है, इसमें क्या कहता है, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, रिलेशनशिप। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशनशिप बनाना उसकी सिमिलरिटीज के बेस पे मतलब कर लेता है। मतलब कि यहां कोई वर्ग दिया हुआ है और यहां आयत दिया हुआ है, तो इसमें रिलेशनशिप निकालना जान जाता है। ठीक है, दूसरे लेवल 1 में क्या था कि इसमें अंतर करना जान जाता है कि ये इसके बराबर नहीं है, इसमें 2 भाग कर देंगे तो ये 2 ठो हो जाएगा। ठीक, लेवल 1 में था। और लेवल 2 में क्या है कि इसमें अंतर करना सीख जाता है कि ये भुजा चारों आपस में बराबर हैं, और ये भुजा और ये भुजा ये क्या है, आपस में बराबर है, तो इनमें अंतर कर लेता है। और फिर वही बात लेवल 3 में क्या करता है, इसी का फॉर्मूला ढूंढने लगता है कि फॉर्मूला इसका क्या होगा। ठीक है, ये तो हो गया लेवल 3। और लेवल 4 क्या कहता है, दृढ़ता। लेवल 3 वाले का इंग्लिश बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसका इंग्लिश पूछ लेता है, मतलब 3 बार अलग अलग तरीकों से पूछा हुआ है, एक फॉर्मल, एक डिडक्शन, इनफॉर्मल और डिडक्शन और रिलेशनशिप, ये तीनों लैंग्वेज में पूछा हुआ है, तो देखिएगा। लेवल 4 क्या कहता है, दृढ़ता, यानी रीगर और एक्जिमेटिक। इसमें बच्चा अपने ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से जानता है, सीखता है।
ज्यामिति चिंतन, यानी अब जो लंगड़ा प्रकार के माध्यम से होता है, अब बच्चा त्रिभुज बनाना सीख लेता है, यहां से यहां काट दिया, यहां से यहां काट दिया, इसको मिला दिया, तो ये क्या, इसके माध्यम से ज्यामिति आकृतियां बनाना सीख लेता है इस लेवल में। ठीक है, लंगड़ा प्रकार आदि इंच पटरी स्केल के माध्यम से उसमें ज्यामिति आकृतियां बनाना सीख लेता है, इसको देख लीजिएगा। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोगों के सामने है कि एक 5वीं कक्षा की छात्रा है, द्विविमीय आकृतियां यानी 2D शेप की जो आकृति होती है उसके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास के बेनहीले के सिद्धांत के अनुसार वह ज्यामिति विवेचन के किस स्तर पर है। तो कक्षा 5 की जब 2D आकृति उसके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण कर लेती है, तो गुणधर्म किस आकृति में था, गुणधर्म था एनालिसिस, दूसरे लेवल में था एनालिसिस, लेवल नंबर 1 यानी स्टेज 2 विश्लेषण एनालिसिस, गुणधर्म के आधार पर। पहले में क्या था कि वो इमेज बना लेता था, दूसरे में क्या था, गुणधर्म के आधार पर वो विश्लेषण कर लेता था, तीसरे में क्या था, बच्चा उसमें अंतर कर पाता था, वो चित्रों के बीच अंतर कर पाता था, चौथे में क्या था कि फॉर्मूला वगैरह का खोज करता था, और 5वें लेवल में क्या था, मतलब स्टेज में 5वें स्टेज में क्या था कि वह मतलब ज्यामितीय आकृतियां बना लेता था। तो गुणधर्म के आधार पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 एनालिसिस विश्लेषण क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एक्सियम। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम ये होता है कि मान लीजिए कि कोई 5 और 5 दिया है तो उसको प्रूफ नहीं करना है, बिना किसी प्रूफ के वो 5 और 5 10 ही होता है, ये क्या होता है, एक्सियम। लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे स्टेटमेंट जिनको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, यानी 5 और 5 10 ही होता है, इसको सच है, 5 और 5 11 नहीं होता है बिना किसी प्रूफ के, तो ये क्या है, एक्सियम है। और कॉन्जेक्चर क्या है, कॉन्जेक्चर ये क्या है, अनुमान क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जिसे सच साबित करने के लिए प्रूफ करना पड़ता है। यानी मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोग बहुत कमजोर छात्र हैं, सीटेट पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्रूफ करने के लिए ज्यादा पढ़ाई करेंगे और एग्जाम में पास होकर दिखाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रूफ कर दिए कि नहीं देखिए हम छात्र कमजोर नहीं हैं, हम क्या हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या है, प्रूफ करना पड़ता है, वही क्या है, कंजक्चर है, ठीक है। और तीसरा क्या है, थ्योरी। जब कंजक्चर को प्रूफ कर दिया जाता है तो वही थ्योरी बन जाता है। यानी अगर आप हमको सर्टिफिकेट भी दिखा देंगे कि लीजिए ये रहा सर्टिफिकेट, मैं 140 नंबर सीटेट में लेके आया हूं, तो वो क्या हो गया, थ्योरी हो गया। तो यही क्या है, कंजक्चर को प्रूफ कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, थ्योरी हो जाता है। तो एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरी तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसमें क्या दिया हुआ है, अभिगृहित प्रस्ताव है, यानी एक्सियम प्रस्ताव है, बिल्कुल सही बात है। एक्सियम क्या है, प्रस्ताव है एक, इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा क्या है, अभिगृहित विशेष प्रमेय है, नहीं ये गलत हो गया, प्रमेय नहीं है अभिगृहित, यानी एक्सियम प्रमेय नहीं है, एक्सियम परिभाषा नहीं है, ये भी गलत हो गया। और एक्सियम को सिद्ध करने के लिए प्रमेय बन जाता है, नहीं, एक्सियम जब सिद्ध होता है तो कंजक्चर बनता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए, ऑप्शन नंबर सी, केवल ए। अब देखिएगा पमेला ली बैक की थ्योरी। पमेला ली बैक की थ्योरी क्या होती है, पमेला ली बैक की थ्योरी जो बटे का मान लीजिए 1/2, 1/3, 1/4 बच्चे को ये सिखाना है, तो सबसे अच्छा क्या माना जाता है, पमेला ली बैक की थ्योरी मानी जाती है। ये कहाँ की थी, तो ये ब्रिटिश की थी। पमेला ली बैक कहाँ की थी, तो ये ब्रिटिश की थी।
इन्होंने लैंग्वेज और मैथ को प्रभावशाली बनाने के लिए ELPS थ्योरी दिया। क्या दिया? ELPS थ्योरी दिया। पूछता है ELPS थ्योरी किसने दिया? तो पमेला ली बैक ने दिया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देखेंगे। पहले ELPS को समझ लेते हैं कि ELPS क्या होता है। तो E होता है एक्सपीरियंस, यानी बच्चे को एक्सपीरियंस कराकर मूर्त रूप से, बच्चे को मूर्त रूप से सिखाना। L क्या होता है? लैंग्वेज, मतलब बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाना। कोई चीज अगर बता रहे हैं उसकी मातृभाषा में बताना। P क्या होता है? तस्वीर के पिक्चर, तस्वीर के माध्यम से बताना। और S क्या होता है? सिंबॉलिक, मतलब सिंबल के माध्यम से बताना। जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले मूर्त चीजें लेनी पड़ती हैं, फिर उस चीज के बारे में बताएंगे और फिर उसको दिखा करके क्या करेंगे? दिखाएंगे और अंत में उसका चिन्ह बताएंगे। 1/3 और 1/4 मतलब चिन्ह की, ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मूर्त रूप से क्या, कोई चीज दिखाएंगे कि ये मान लीजिए कि ये क्या है, एक पेन है, तो ये दिखाएंगे। फिर उस चीज के बारे में बताएंगे कि ये पेन है, एक पूरा पेन है। फिर उस चीज को दिखा करके अब इसमें 1/3 बताना है, तो ये पेन को क्या करेंगे? ये पेन को तोड़ देंगे। यहां पर क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो ये कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। मान लीजिए रोटी बच्चे ने देखी होगी, उसकी मातृभाषा में सिखाना है। रोटी बच्चे ने रोज खाई है तो रोटी जानता है। अब इसके माध्यम से हम बताएंगे, इसमें 2 टुकड़ा करके। अब लीजिए कि क्या हो गया, ये 2 टुकड़ा हो गया, रोटी का 2 टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो 1/2 ऐसे करके बताते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन स्टेप बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। सीटेट में इनका स्टेप पूछ लेता है। ELPS एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। ELPS एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, ये चारों अगर आप लोगों को याद हो गया तो जान लीजिए कि 1 नंबर पक्का है गणित के शिक्षण में। इससे क्वेश्चन पूछता है ELPS से, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। कि 3 के विद्यार्थियों को आधे बताना है कि आधा क्या होता है, तो क्या योजना बनाता है? देखिए लाइन में इसको सजाना है कि किस क्रम में बनाता है। तो पहला दिया हुआ है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया हो। तो चित्र मतलब पिक्चर, तो पिक्चर कहां था? P में था, तो 3 नंबर पे हो गया, तो इसको 3 कर दीजिए। आधा का चिन्ह लिखता है, आधा का चिन्ह लिखता है, नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। चिन्ह, सिंबल का प्रयोग कहां पे करता है? सबसे लास्ट में सिंबल का प्रयोग करता है। और C है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। अब ये सबसे पहले हो जाएगा। जो मूर्त पदार्थ बच्चा जो देखा रहता है, शुरू से बचपन से देखा रहता है, उसी चीज को आधे में विभाजित करके बताता है, तो यही सबसे पहले हो जाएगा। और चौथा क्या है? कहानी या शब्दों के प्रमेय से आधे को प्रदर्शित करता है। ये दूसरे स्टेज पे हो जाएगा। EL मतलब लैंग्वेज, भाषा के रूप में बताता है, उसकी मातृभाषा से, कहानी या किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। तो ये 2 पे हो जाएगा, यानी C पहले पे, D दूसरे पे, A क्या हो जाएगा? तीसरे पे, और B क्या हो जाएगा? चौथे पे। यानी ऑप्शन नंबर B हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए सम्मिति के बारे में देखते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सम्मिति, सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री, सम्मिति। एनसीईआरटी में बुक में ये
चैप्टर है सममिति, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो किसी वस्तु को एक समान या बराबर भाग में बांट देती है तो उसी को क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं। ठीक है, सममिति कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई क्या है? डॉट डॉट है, और इसमें सममिति में क्या होता है कि हम यहां से m बनाए और यहां से ये क्या हो गया? दो भागों में बट गया, बराबर यहां भी यही है, यहां भी यही है, और यहां भी यही है, दो भागों में बट गया m। यही क्या होता है? सममिति होता है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि दो भागों में बट जाए, बराबर काटे, वही क्या होता है? सिमेट्री होता है। चौपड़ देखिएगा, चौपड़ जिसको टाइलिंग भी कहते हैं और टेसेलेशन भी कहते हैं, तो इसको देखिएगा ये क्या होता है। इसमें बच्चों को 2D या 3D शेप के बारे में नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, 2D या 3D शेप के माध्यम से। चौपड़। अबेकस क्या होता है? अबेकस देखे होंगे बचपन में, ऐसे पट्टी की तरीके होता है, उसमें छोटी छोटी गोलियां लगी होती हैं, 10-10 गोली एक एक में रहता है, और इससे अबेकस में क्या होता है? सीखने में मदद मिलता है बच्चों को। एक गोली इधर सरकार के, इधर कितना बचा? 9 बचा, फिर 2 गोली इधर सरकार के, अब इधर कितना बचा? तो इससे गणित सीखने में काफी मदद मिलता है। ठीक है, इसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि भी प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, इसमें बेसिक जानकारी दी जाती है, और इसमें दृष्टिबाधित बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है, मतलब दृष्टिबाधित बच्चे भी इससे सीख सकते हैं। ठीक है, अबेकस से ध्यान दीजिएगा। जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड जिसमें वो देखिए वहां पे है, ये ऐसे एक बोर्ड होता है, इसमें कील लगी होती है और इसमें रबड़ फंसा के उसमें बच्चे आकृतियां बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? जियो बोर्ड कहते हैं। ठीक है, जियो बोर्ड वहां आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहां से देखिएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसके माध्यम से बेसिक जियोमेट्री का मान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप दिया जाता है। ठीक है, इसमें 3D नहीं, 2D शेप केवल बताया जा सकता है बच्चों को। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल आदि इसमें बताया जा सकता है। ठीक है, 3D का मान इसमें नहीं होता। इससे भी दृष्टिबाधित क्या होते हैं? जान पाते हैं, समझ पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब जियोजेब्रा क्या होता है? ये कंप्यूटर में होता है। इसको देखिए, दृष्टिबाधित इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में देखने के लिए इसमें जियोजेब्रा में 2D और 3D दोनों शेपों का अध्ययन किया जाता है, और दृष्टिबाधित इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और इसमें क्या है, लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर, फोन आदि सॉफ्टवेयर है जिस आधार पर जियोमेट्रिक शेप का मान दिया जाता है। ठीक है, 2D या 3D। दृष्टिबाधित इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको देखिएगा। ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर जानते ही हैं, डेसिमल नंबर को प्रदर्शित करने के लिए, जोड़ने के लिए ग्राफ पेपर का यूज किया जाता है। तो सीधा सीधा जहां भी डेसिमल नंबर पूछ ले और उसमें ऑप्शन में ग्राफ पेपर दिया रहे, तो ये जान लीजिए 100% वो क्या होता है कि वो सही होता है। तो इसको यहां से देख लीजिएगा, 100% सही होता है। ग्राफ पेपर, डेसिमल नंबर आपस में। अब डॉट पेपर क्या होता है? डॉट पेपर, इसमें जियोमेट्रिकल शेप, इंग्लिश अल्फाबेट का मान दिया जाता है। ठीक है, डॉट पेपर यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सममिति, पाइमेट्री पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का यूज होता है। ठीक है, सममिति पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का यूज होता है। वहीं अगर हम 10 ग्राम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जियोमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से। जियोमेट्रिकल, अब प्राइमरी में क्या हो गया है, आंगनवाड़ी से ही ये शुरू हो गया है कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं।
ध्यान से सुनिएगा। बच्चे क्या होते हैं, आंगनवाड़ी में बहुत सारा खिलौना आता है खेलने के लिए, तो उसमें बच्चे क्या होता है, खेल के माध्यम से सीखते हैं। और ऐसे अब प्राइमरी में भी आ गया है कि छोटे बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। कई आकृतियों के उसमें खिलौने रहते हैं और उसको आपस में जोड़ के, कोई वर्ग टाइप का रहता है तो उसको जोड़ जोड़ के फ्लोर बना देते हैं कि ये इतने फ्लोर का हो गया। कोई गाड़ी नुमा रहता है तो गाड़ी बना देते हैं, तो ऐसे ही होता है। और कोई कागज का टुकड़ा होता है उसको जोड़ जोड़ के क्रिएटिविटी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, अलग अलग आकृतियों को जोड़ करके एक नई आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, वही टेनग्राम है। इसमें बच्चा क्विज और खेल गेम्स के माध्यम से सीखता है। चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, अगला क्या है, डाइस ब्लॉक्स। डाइस ब्लॉक्स क्या होता है, बॉड मास आप लोग जानते हैं। बॉड मास में BO काट दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट काट दीजिए। केवल क्या, डाइस ब्लॉक में केवल भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक, बॉड मास में BO काट दीजिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही चारों इसमें होता है। ठीक, प्लेस वैल्यू के लिए भी इनका यूज होता है। टेनग्राम और डाइस ब्लॉक से स्थापित समझ विकसित होती है। इसमें फ्रैक्शन की नॉलेज भी दी जाती है। ठीक, यहां तक ये क्लियर होगा। अब हम पैटर्न की बात करते हैं कि पैटर्न क्या होता है, तो यह मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। पैटर्न में मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न में क्या होता है, मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी। ठीक, हाँ, तो मेंटल एक्टिविटी से क्या होता है, बच्चा सीखता है। ठीक, और अगला क्या है, इसमें बच्चे क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है पैटर्न वाले में। मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि कोई आ रहा है कि 2, 4, 6, 8, ये 8 है, 8, तो यहां क्या आएगा, तो फिर बच्चा जान जाता है कि 2, 8, यानी एक एक का गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो निश्चित ही यहाँ 2 करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाता है। तो क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखता है, उसकी मेंटल एक्टिविटी बढ़ती है, लॉजिक लगाता है कि क्या होगा इसमें। यहाँ पे A लिख दिया, D लिख दिया, तो आगे क्या होगा, यहाँ पे A लिख दिया, G लिख दिया, तो आगे क्या हो जाएगा, जो आएगा यहाँ पे A B C D E F G H I J, तो यहाँ क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो बच्चे क्या होता है, अपना दिमाग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ठीक, अब शेप्स की बात करते हैं तो शेप में देखिएगा क्या होता है, शेप में क्या होता है कि जिस शेप में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसको क्या कहते हैं, 2D शेप कहते हैं। और जिस शेप में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है उसे क्या कहते हैं, 3D शेप कहते हैं। यहां से इसको ध्यान दीजिएगा, जिस शेप में लंबाई चौड़ाई होता है 2D शेप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है तो उसको क्या कहते हैं, 3D शेप कहते हैं। 2D शेप के उदाहरण क्या है, जैसे वर्ग है, आयत है, सर्कल है। और 3D में क्या है, घन है, घनाभ है, बेलन है, तो ये हो जाएगा। अब आइए इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक की उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। डीन्स ब्लॉक, अभी आप लोगों ने देखा डीन्स ब्लॉक क्या होता है। और डीन्स ब्लॉक में बोर्ड मास
का BO काट करके केवल भाग, गुणा, जोड़, घटाना यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसमें पहला दिया है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इसमें कहां पढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। स्थानीय मान, डिन्स ब्लॉक के माध्यम से स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा कि पढ़ाया जाता है। इसमें एक संख्याओं का योग भी इसमें बताया जा सकता है, एक अंक वाली संख्याओं का गुणा भी इसमें बताया जा सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो गणित शिक्षण वाला अभी हम लोगों ने पढ़ा जियो बोर्ड के माध्यम से दृष्टिबाधित भी पढ़ सकते हैं और सामान्य बालक भी पढ़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जियोजेब्रा क्या है, कंप्यूटर वाला वो सॉफ्टवेयर है जिसमें 2D और 3D का अध्ययन किया जाता है, और जियो बोर्ड में 2D केवल। तो 2D जियो बोर्ड को तो दृष्टिबाधित पढ़ सकता है, लेकिन जियोजेब्रा को कंप्यूटर वाला है तो दृष्टिबाधित नहीं पढ़ सकता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गिनतारा यानी अबेकस भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, और कैलकुलेटर देखना पड़ता है उसमें, तो ये नहीं होगा। यानी ए और सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कुशल उपकरणों की आवश्यकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, मोतियों की माला, ऑप्शन नंबर 1, मोतियों की माला से सिमेट्री का क्या लेना देना है, ये गलत हो जाएगा। बिंदु सी डॉट पेपर ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। सिमेट्री को और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा, डॉट पेपर, बिंदु सीट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब एकक से कोई मतलब नहीं है, द्विमुखी पटल इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। देखिएगा, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है, छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने संकल्पना करने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 4, छात्रों में रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनिवार्य भाग पूछा हुआ है कि पैटर्न को पहचानना और उसको पूर्ण करना। तो ऑप्शन नंबर 1 छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है, न कि उच्च गणित में भाग लेने के। ये ऑप्शन उच्च गणित है तो गलत हो जाएगा। पहेलियों को हल करना तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित देना, ये तो सही है, लेकिन संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करना ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीएफ 2005 की बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं की आकृतियों को पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन इसका देखिएगा,
दृष्टिकरण कौशल को विकसित करना, यानी विजुअलाइजेशन को डेवलप करना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना। तो स्मरण की बात करता ही नहीं है इसमें, ये तो गलत ही कर दीजिए। रट्टा की बात एनसीएफ 2005 करता ही नहीं है। और तीसरा क्या है, दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना, तर्क कौशल में वृद्धि करना, ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 विजुअलाइजेशन, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर ए और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ए और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर। त्रिआयामी आकृतियां यानी 3D आकृति की यहां पे बात कर रहा है। त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। ये आकृतियां एक यादृच्छिक क्रम है, यादृच्छिक क्रम इसका लगाना है कि क्या है इसका यादृच्छिक क्रम। तो पहला दिया है, दो आकृतियों की तुलना करना और उसमें पहचान कि उसमें क्या समानताएं और असमानताएं हैं। तो समानता और असमानता की बात दूसरे पे था, ठीक है, समानता असमानता की बात किस पे था, दूसरे पे था। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना। पहले हम त्रिआयामी आकृतियों की क्या करते हैं, रचना करते हैं, तो यही पहले नंबर पे हो जाएगा। ठीक, और फिर दिया हुआ है तीसरा, जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना। आकृतियां बनाना ये तीसरे नंबर पे, और ज्यामितीय उपकरणों जैसे प्रकार लेखनी से ये चौथे नंबर पे था, ज्यामितीय आकृति उपकरणों के माध्यम से, तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। यानी BACD हमारा सही क्रम है। किस वाले में, BACD, पहला ऑप्शन BACD, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान यानी पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। इसमें उच्चतम स्तर पूछ रहा है, उच्चतम स्तर, तो पैटर्न की पहचान करना ये उच्चतम में नहीं आएगा, ये तो सामान्य होगा। पैटर्न का विस्तार करना ये भी नहीं। मान लीजिए कि बच्चा इसको पहचान लिया कि 2, 4, 6, 8, इसको पहचान लिया कि यहाँ 10 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पहचानना। ये भी नहीं है कि 2 का प्लस हो रहा है, विस्तार कर दिया 10 लिख दिया, ये भी नहीं है उच्चतम स्तर। नकल करना, नकल तो इसमें दिया ही नहीं है। नए पैटर्न का सृजन करना, अब इस पे आधारित कोई नए पैटर्न का सृजन कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा उच्चतम स्तर प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्रीगेशन, एग्रीगेशन और क्या है, संवर्धन, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन और एग्रीगेशन, ये समझिएगा कि ये क्या होता है। जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। यानी 2 पेन और 2 पेन, ये क्या हो गया, 4 पेन हो गए, तो ये क्या है, एग्रीगेशन है। और किसी चीज में किसी अन्य वस्तु को समाहित करना, मिलाना, ये क्या होता है, ऑगमेंटेशन होता है। जैसे दूध में ग्वाला लोग क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, तो ये क्या है, ऑगमेंटेशन है, ऑगमेंटेशन। और 2 पेन 2 पेन, ये 4 पेन हो गया, तो ये क्या है, एग्रीगेशन है। ठीक, तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कक्षा 2 के शिक्षक ने जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाले गए
अब टोकरी में कितने सेब हैं? देखिए, दूध में पानी मिलता था तो वो क्या हो जाता था? एगमेंटेशन हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है? टोकरी में सेब है और सेब क्या हो रहा है? डाले जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन यानी समुच्चयन। ठीक, एग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि यहां पे पूछा है कि टोकरी में कितने सेब हैं, जोड़ करके बताना है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि क्या कह रहा है। टोकरी में कितने सेब हैं यहां पे जोड़ करके बताना है। ठीक, तो यहां पे 7 5 12 सेब हैं, तो 12 सेब है तो यहां पे आंसर निकल गया। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन यानी समुच्चयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखते हैं गणित की मूलभूत संरचना, कि गणित की कितनी मूलभूत संरचना होती है। ध्यान से देखिएगा, गणित की 3 संरचनाएं होती हैं। जानते होंगे 3 संरचनाएं होती हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बीजगणितीय संरचना और क्रमिक संरचना और तलरूप संरचना। बीजगणितीय संरचना में बेसिक अलजेब्रा के बारे में चीजें बताई जाती हैं, जैसे प्लस माइनस गुणा इत्यादि के बारे में। क्रमिक संरचना क्या होती है? क्रमिक संरचना में ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये बताया जाता है क्रम के बारे में। वहीं हम तलरूप यानी टोपोग्राफी की बात करें, इंग्लिश वर्ड जरूर देखिएगा कि क्या कह रहा है इंग्लिश वर्ड। टोपोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें सीमा, समीपता, निकटता का कॉन्सेप्ट इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14, किसी गणितीय संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता या निकटता। तो सीमा, समीपता, निकटता किस क्रम पे था? तलरूप वाले पे, तीसरे क्रम पे। गणितीय संरचना का जो तीसरा था तलरूप वाला, सीमा, समीपता, समरूपता, तो क्या हो जाएगा? तलरूप, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मुक्त और बंद अंत। मुक्त अंत वाला क्या प्रश्न होता है? मुक्त अंत जिसका आंसर 1 से अधिक, 2 से अधिक मतलब जवाब हो, तो वो क्या होता है? ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? मुक्त अंत वाले होते हैं। और जिसका आंसर सिर्फ 1 हो वो क्या होता है? बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझिए। मुक्त अंत वाला क्या होता है? जैसे कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग क्या है? 10 है। तो अब इसका आंसर मुक्त बंद वाला ये प्रश्न है, मतलब कि 10 कैसे आएगा? 1 और 9 कर देंगे वो भी 10 हो जाएगा, 2 8 कर देंगे वो भी 10 हो जाएगा। ठीक है, कई सारे दशमलव में भी लेके जा सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत सारा है। लेकिन अगर हम पूछ लें कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 ही होता है, इसका आंसर 1 ही है। तो ये क्या है? बंद अंत वाला प्रश्न है। उदाहरण के माध्यम से देख लिया। अब आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब फिर वही बात, ये कैसा प्रश्न है? ये मुक्त वाला है। 8 कैसे हुआ है? बहुत सारे, 1 और 7 मिलके, 2 और 6 मिलके, 1.5 और ये कितना 5.5 मिल करके, तो वो ये भी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि इसका बहुत सारा आंसर है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। अब कैसे भी करके 50 लेके आना है, तीनों भुजाओं का योग, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। 25 के गुणनखंड, 25 का गुणनखंड निश्चित है कि कितना इसका गुणनखंड होगा। ठीक,
तो ये हो गया, ये बंद अंत वाला है। और परिमाप की परिभाषा, ये भी परिमाप की परिभाषा भी निश्चित है कि हाँ यही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है और सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न है, ठीक। अब आइए देखते हैं जीन पियाजे। आप लोग सोच रहे होंगे कि जीन पियाजे मैथ में कहां से आ गए, ये तो बायोलॉजी के हैं, लेकिन इन्होंने मैथ के भी बारे में बताया है, कुछ अपने अवधारणा दी है। तो इसको देखिएगा कि क्या इन्होंने मैथ के बारे में कहा है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं मतलब नंबर का संरक्षण करना सीखता है, उसके बाद लंबाई का संरक्षण, फिर वजन का, और अंत में वैल्यूम का कंजर्वेशन करना सीखता है। तो ये यहां से हो जाएगा, पहले देख लीजिएगा, पहले क्या है संख्याओं का संरक्षण, फिर उसके बाद लंबाई, वजन, फिर वैल्यूम। यहां से देखिएगा लैंग्वेज पर प्रश्न आएगा, बस ध्यान से नोट करते चलिए और सुनते चलिए, पूरा सब कुछ आप लोगों को क्लियर होता चलता जाएगा। दूसरा क्या है, नॉलेज के एरिया में इनका स्टेटमेंट क्या था कि संख्याएं जो होती हैं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती हैं, क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना मन में करता है, बच्चा मन में करता है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि संख्या यानी नंबर जो है बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। तो यहां से इसको देख लीजिएगा जीन पियाजे के अनुसार। अब आइए इन पे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए सीधा सीधा इनके वर्ड पे ही क्वेश्चन पूछता है, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इनका क्वेश्चन मतलब इनका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। कीवर्ड ध्यान रखना है कि किस किस कीवर्ड का इन्होंने प्रयोग किया है, सीधा इनके लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं, जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती हैं, क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं, नहीं। और अगला क्या है, संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती हैं, क्योंकि बच्चे इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभव से सीखते हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। और तीसरा क्या है, संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आते हैं, क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। अभी हम लोगों ने देखा, इन्होंने देखिए सीधा सीधा इनके लैंग्वेज पे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा इनकी रचना मन में करता है। अभी इन्होंने कहा था कि बच्चा इसकी रचना क्या करता है, मन में करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए जॉल्टन डीन्स के बारे में पढ़ते हैं। जॉल्टन डीन्स क्या है, तब तक पढ़िए। जॉल्टन डीन्स इन्होंने क्या बताया, जॉल्टन डीन्स ने ये मैथ में खेल कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, खेल कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से ये सीखने पर जोर देते हैं, बल देते हैं। ये मानते हैं कि बच्चा कम उम्र में अधिक जटिल गणित सीख सकता है, ठीक है। अब इन्होंने 4 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, उसको चलिए देख लेते हैं कि 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। यहां आप लोगों को दिख रहा होगा, गतिक सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तनशीलता सिद्धांत और गणितीय परिवर्तनशीलता सिद्धांत, और अगला क्या है, रचनात्मक नियम। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। 4 सिद्धांत
गतिक, बोधात्मक, गणितीय, रचनात्मक, ये 4 सिद्धांत है। चारों सिद्धांतों को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से पूछता है कि कौन सा नहीं है, या देख के पूछ लेता है कि कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन सेम यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है। पढ़ते ही मालूम चल जाएगा कि हाँ कौन सा गणितीय सिद्धांत का नियम नहीं है। गतिक नियम, गतिक नियम है, रचनात्मक नियम ये भी है, और उत्क्रमणीयता परिवर्ती नियम ये नहीं है। गणितीय परिवर्तनशीलता ये भी है। यानी 1, 2 और 4 है, और 3 क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए जॉर्ज पोलियो के बारे में पढ़ते हैं। जॉर्ज पोलियो, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा लैंग्वेज रह रहा है, ये सारी बातें हम लोग सीखते चल रहे हैं। तो बस ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जिनके पास यह नहीं पहुंचा है उनके पास भी इसको भेज दीजिए। और ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ डिजिटल रूप में मिल रहा है। केवल आप लोगों को समझना है, मेरी बातें ध्यान से सुननी है। जो नोट डाउन करने वाली चीज है उसको नोट डाउन कर लेना है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए जॉर्ज पोलियो के बारे में पढ़ते हैं कि जॉर्ज पोलियो क्या है। इन्होंने समस्या समाधान के बारे में 4 स्टेप बताए हैं। वो चारों स्टेप कौन सा है, पहले समस्या को समझना है, फिर योजना बनाना है, फिर योजना का संचालन करना है, पुनः उसका जांच करना है। जैसे कि मान लीजिए समस्या है कि सी-टेट कैसे पास हों, ये समस्या है सी-टेट कैसे पास हों, तो इसको समझिए कि कैसे पास हो, फिर इसकी योजना बनाइए कि हाँ हमको क्या करना है कि जो A to Z पे ये क्लास दिया जा रहा है पेडागोजी का, इसको पढ़ना है, जो और भी सेक्शन है उसको पढ़ना है, जो अदर पेडागोजी आएगा उसको पढ़ना है, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट में हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। समय का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या करना है, योजना बनाना। अभी नहीं कि योजना बना के और रजाई तान के सो गए हैं, ऐसा नहीं है। योजना बना करके उसका संचालन भी करना है, उसका पालन भी करना है कि हाँ हम योजना बना ली है कि 6 घंटा पढ़ना है, प्लान इम्कान ये क्लास देखना है, वो क्लास देखना है, और प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो ये उसका संचालन करना है, ठीक है। बनाने से नहीं होता है, उसको करना भी पड़ता है, करने से होता है, ठीक। पुनः उसको जांचना है, ठीक। अब आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि पूछा है कि जॉर्ज पोलियो का कौन सा समस्या समाधान का प्रतिपूर्ण मॉडल नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है, समस्या को समझना ये भी है, कलन विधि को याद रख। कलन विधि जहां पे आ जाए, जान लीजिए कि कलन विधि क्या होता है, रिपीटेशन को बढ़ावा देता है। तो इसमें कलन विधि जान लीजिए निगेटिव शब्द है, और ये जहां भी दिखे ये गलत माना जाता है। इसीलिए बिना देखे सोचे समझे आंख बंद करके कलन विधि निगेटिव शब्द है इतना मान लीजिए, और इसको गलत मान दीजिए। तो यही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। योजना की युक्ति बनाना ये भी सही है, और पुनः जांचना ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ते हैं कि एनसीएफ 2005 क्या है, ठीक है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 कहता है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, गणित शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य, नैरो एम, गणित शिक्षण का एक नैरो एम है, ये एनसीएफ 2005 कहता है। इसको ध्यान दीजिएगा, नैरो एम। लैंग्वेज शब्द पकड़ने की कोशिश करिए, ये सीधा सीधा शब्द आप लोगों को दिख जाएगा, हिंदी नहीं इंग्लिश को ज्यादा फोकस दीजिए, ठीक है। संख्याओं
के संबंधित उद्देश्य नैरो एम, संख्याओं के संबंधित कौशलों को विकसित करना, और हायर समस्या समाधान का कौशल विकसित करना क्या होता है, हायर समस्या समाधान को विकसित करना नैरो एम कहलाता है। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल में चौपड़, अनुमान लगाना, सिमेट्री गणित का पाठ्यक्रम का भाग है। ये सारा भाग दिया हुआ है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल के कक्षा में। ठीक है, तो ये यहां से ध्यान दीजिएगा। अगला दिया हुआ है कि प्राइमरी क्लास में मैथ के शिक्षण के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, ये एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राइमरी क्लास में मैथ के शिक्षण के लिए इंटीग्रेटेड उपागम को लाना चाहिए। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के ही अकॉर्डिंग है कि गणित सभी के लिए है। शिक्षण, गणित शिक्षण को लिंग जाति यानी ये किसी लिंग के लिए नहीं, मतलब केवल पुल्लिंग के लिए नहीं है, केवल पुरुष के लिए नहीं है, केवल स्त्री के लिए नहीं है, ये समस्त जाति के लिंग के लिए, समस्त जाति के लिए है। मतलब कि ये नहीं है कि ये केवल ब्राह्मणों के लिए बना है, ये केवल क्षत्रियों के लिए बना, समस्त जाति के लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, एनसीएफ 2005 इसको कहता है। कौशल के आधार पर ये भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, दिक् स्थान संबंधी समझ, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग दिक् स्थान को देख लीजिएगा, ये बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। दिक् स्थान संबंधी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना, ये एनसीएफ 2005 कहता है। अगला एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गणित की शिक्षा संबंधी मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण यानी मैथमेटिसिएशन की क्षमताओं का विकास करना। ये एनसीएफ 2005 कहता है, इसको देखिएगा। और वहीं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब कुछ और भी बातें हैं जो एनसीएफ करता है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं को विकसित करना। ये क्या है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये मुख्य उद्देश्य है इसका। ध्यान दीजिएगा, मुख्य उद्देश्य, लैंग्वेज पे फोकस करिएगा। बच्चे की गणितीकरण, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न व्यस्त करने में सहायक हो सकती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, मतलब क्लास में क्या हो, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है, ये अच्छी बात है। डिजिटल रूप से उसको सिखाया जा रहा है, मान लीजिए कैलकुलेटर दे के उसको सिखाया जा रहा है, ये क्या है, यही एनसीएफ 2005 बात करता है कि बच्चे को परीक्षा में भी कैलकुलेटर का प्रयोग करने दिया जाए। ये क्या है, एनसीएफ 2005 इसकी बात करता है। अभी नहीं कि इसका मतलब कि आप लोग भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो कैलकुलेटर का प्रयोग लेके जाएं और परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग करें कि ये टू जेड वाले सर बताए थे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ बच्चों की बात करता है, आप लोगों की नहीं। आप लोग बच्चे कहाँ हैं भाई, आप लोगों के भी बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये यहां से हो गया। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य यानी नैरो एम अभी हम लोगों ने पढ़ा। नैरो एम क्या होना चाहिए, रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। नैरो एम दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा था, गलत है। ऑप्शन नंबर 2, संख्यात्मक कौशल का विकास करना, यही है, संख्यात्मक कौशल का विकास करना नैरो एम का उद्देश्य था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। गणित की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? गणित की पाठ्यचर्या सुसंगत होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी भी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण मानक यानी फॉर्मूला बेस होनी चाहिए, फॉर्मूला पे नहीं होना चाहिए। अभी प्राथमिक कक्षाओं में फॉर्मूला पे नहीं होना चाहिए गणित। ये यहां से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गणित मतलब फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ए और बी यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि पर आधारित हो, ऐसा है क्योंकि। देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन। ऐसे ही इतने बड़े बड़े ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी, तो इसको देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, केवल सुनते चलिए, कीवर्ड सुनते चलिए, बस आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। किस पे बल देता है? यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल की विकास सहायता, आजीविका पर बल देता है। आजीविका क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, कट गया। ठीक। ऑप्शन नंबर बी, यदि विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित, तो समस्या सुलझाने के लिए गणित पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्या है ऑप्शन नंबर सी, गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है, मूर्त कल्पनाओं का अनुभव कराता है अमूर्त के माध्यम से, बिल्कुल सही है। तो ये भी सी भी सही हो जाएगा। डी क्या कहता है, यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन जहां आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी बी और सी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। वांछनीय विशेषता क्या है, यही बताना है, वांछनीय विशेषता क्या है। अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत करता है। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, प्राथमिक कक्षाओं में मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाई होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, पाठ्य पुस्तक के आवरण पृष्ठों को आकर्षक और रंगीन। आकर्षक तो मान लीजिए कहीं शब्द आ गया पॉजिटिव में, लेकिन रंगीन शब्द, आकर्षक और रंगीन क्या होता है, निगेटिव शब्द है, यहां से ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर, कलन विधि देखिए निगेटिव शब्द है, तो इसको भी काट दीजिए, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। इसमें गणितीय समस्या जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो, उनको प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। बच्चों के जीवन के अनुभव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है, क्या है, आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है गणितीय संप्रेषण, केवल शब्द आ गया निगेटिव है, तो इसको काट दीजिए। ठीक है। दूसरा है प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रिया विधि का उपयोग और उत्तरों की जांच उत्तर कुंजी से करना। उत्तरों की जांच उत्तर कुंजी से करना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। ठीक। और चौथा क्या है, शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों को, शिक्षक इतना बड़ा थोड़ी न हो गया है कि बच्चों को निर्देश देगा। देखिए इसमें क्या होता है, सी-टेट में बच्चा जान लीजिए भगवान का रूप है। बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानिए। जैसे अपने बच्चे को लोग क्या करते हैं, मारते पीटते नहीं, प्यार से समझाते हैं, वैसे ही स्कूल में भी क्या करना है, प्यार से समझाना है बच्चों को। तो निर्देश की बात कर दिए, ये भी निगेटिव शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा में ही तो सीखते हैं, अपने आसपास पड़ोस के ज्ञान से ही तो सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बात करता है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। यानी न्यूनतम निगेटिव वर्ड है, यह अब ध्यान से देखिएगा। दिग स्थान संबंधित समझ वृद्धि करना, न्यूनतम यहां पूछा हुआ है। दिग स्थान क्या है, पॉजिटिव शब्द है, तो ये तो होता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, रुचि भी विकसित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। निगेटिव वर्ड पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, ये जोड़ता भी है वास्तविक जीवन से, ये सही है, लेकिन निगेटिव पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना, यही निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव पूछा है, न्यूनतम पूछा है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब यहां से देखिएगा गणित पाठ्यक्रम का भाग क्या नहीं है। पूर्णांक ही भाग नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं में पूर्णांक का ज्ञान नहीं दिया जाता है। चौपड़ अभी हम लोगों ने पढ़ा, दिया जाता है। अनुमान विकसित करना ये भी बताया जाता है। सिमेट्री ये भी बताया जाता है, जबकि पूर्णांक का ज्ञान नहीं दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। अब देखिएगा, महत्वाकांक्षी की बात कर रहा है, तो महत्वाकांक्षी मतलब क्या, अपने से एक लेवल ऊपर की बात। जहां पे अपने से एक लेवल ऊपर की बात आ जाए उसको क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं। तो यहां से एक लेवल ऊपर की बात, किस ऑप्शन में एक लेवल ऊपर की बात कर रहा है, आइए देखते हैं। गणित के संकीर्ण उद्देश्य यानी लक्ष्यों को, नैरो गोल्स की बात कर रहा है, तो ये एक लेवल ऊपर की बात नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की ये भी गलत हो जाएगा। गणित के अनुप्रयोग की, ये भी गलत हो जाएगा। जबकि गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की, तो उच्च उद्देश्य आ गया, महत्वाकांक्षी यहां पे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, देखिए नहीं दिया है, निगेटिव ऑप्शन जो रहेगा वही छांटना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। मतलब मैपिंग के बारे में क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। मैपिंग के द्वारा क्या सही नहीं है, ऑप्शन देखिए, निगेटिव वर्ड छांटना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार मूलाधार है, बनता है, ये सही है। जबकि हमको क्या करना है, निगेटिव वर्ड खोजना है। उच्च गणित में कई विषयों का आधार मूलाधार से समझ रहे हैं, मतलब
मैपिंग के माध्यम से, मतलब हम मैपिंग का प्रयोग करते हैं तो कौन सा रास्ता कितना लंबा है, कौन सा कितना छोटा है, इसके माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से क्रिएटिविटी बच्चों की जगती है कि किस रास्ते से जाएंगे तो कम दूरी पड़ेगा, किस रास्ते से जाएंगे तो अधिक दूरी पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, मतलब उस स्थान पे किस किस रास्ते से जा सकते हैं, क्या क्या है, वो सारा कुछ मजबूत करता है बच्चों को। तो ये है, ये भी सही है, जबकि पूछ क्या रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मानचित्र समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, वही बात कि कितना लंबा रास्ता है, किस रास्ते से जाएंगे, ये सब क्या है, उसके समान अनुपात की सोच को बढ़ावा देता है इससे। और चौथा क्या कह रहा है, मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का, मैपिंग से केवल अपने आसपास के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, इसमें तो संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, जहां हम चाहें वहां की जानकारी मिल जाती है। तो इसीलिए निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 27 नंबर हो गया। अब मापन के बारे में समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट देखिएगा, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जान लीजिए कि मेजरमेंट हमको करना है तो मेजरमेंट में क्रम क्या होता है। मेजरमेंट का क्रम जानने के लिए मान लीजिए कि ये स्याही है और ये पेन है। मेजरमेंट करने के लिए पहले हम क्या कराते हैं, तुलना कराते हैं। निश्चित ही यह बड़ा है, अब ये बड़ा है तो ये तो तुलना करा लिए कि यह बड़ा है। अब क्या होता है कि अब इसको देखेंगे अमूर्त तरीके से, मतलब कि किसी चीज से नापेंगे नहीं, मतलब वैसे ही देखेंगे कि कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, इससे छोटा ही है यह, तो ये क्या है, लगभग ये 6-7 इंची है, इतना इसका मापन हो गया, केवल मन ही मन मापन हो गया। तो ये दूसरा स्टेज हो गया। और तीसरे में क्या है कि हम प्रॉपर इसका मेजरमेंट करते हैं कि यह एग्जैक्ट कितना है, एग्जैक्ट। तो प्रॉपर मेजरमेंट ये तीसरा लेवल हो जाता है। और चौथे लेवल में क्या आता है कि जितना निकल के आया, कि मतलब 7 इंच निकल के आया कि 8 इंच निकल के आया, जितना निकल के आया वही क्या होता है, हमारा एग्जैक्ट होता है। तो यहां से ये हो गया होगा मापन। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं मापन पे। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है, प्राथमिक मतलब लेवल पर। तो दूसरा यही दिया हुआ है कि तुलना करना। पहले हम क्या कराते हैं, तुलना कराते हैं। अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करते हैं, जैसे हमने बताया अप्रमाणिक मापों का कि कितना बड़ा है। और तीसरे में क्या है, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। प्रमाणिक मापों का उपयोग कर लेंगे तो प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, कि मतलब कितना एग्जैक्ट निकल के आया, ये हमारा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका क्रम है, क्रम इसका ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि अगला क्या कह रहा है, कंपैरिजन एडिशन यानी तुलनात्मक जमा। तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घाटा क्या होता है। 4 शब्द हैं, तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घाटा। ये पहले 2 शब्द देखिए कि तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घाटा क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं और उसके पास 20 रुपए हैं, तो हमसे कितना ज्यादा रुपया उसके पास है, यही क्या होता है, तुलनात्मक जमा होता है। और हमारे पास उससे कितना कम रुपया है, ये क्या है, तुलनात्मक घाटा है। ठीक, तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घाटा मालूम चल गया। अब देखिएगा कि व्यवकलित जमा और व्यवकलित घाटा, यानी टेक अवे एडिशन और टेक अवे सब्सट्रैक्शन। ये देखिएगा इसमें क्या होता है कि कितना ज्यादा है और कितना कम है। ज्यादा और कम की बात करें तो केवल एडिशन मतलब तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घाटा, और कितना मतलब 10 रुपया वो हमसे ज्यादा है और 10 रुपया हम उससे कम है, तो ये क्या होता है, टेक अवे
और टेक अवे सब्ट्रैक्शन और टेक अवे एडिशन होता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर हमको प्लस माइनस गुणा भाग फ्रैक्शन का सिखाना है तो इसके लिए क्या तकनीक होती है, किस माध्यम से सिखाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को किस माध्यम से सिखाते हैं, वही अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है कि भिन्न को हमको सिखाना है तो कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है, वही हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों को इबारती सवाल शब्द समस्या करना, मतलब इससे बच्चा सीख जाएगा, इससे बच्चा नहीं सीखेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे उपर्युक्त पूछा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों को चार्ट दिखाना। चार्ट के माध्यम से क्या बच्चा सीख जाएगा, नहीं सीखेगा। तीसरा ऑप्शन है संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना। संख्या रेखा को दिया हुआ है और उस पर भिन्न को निरूपित कर देंगे कि यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 1/3 आएगा, तो ये इससे बच्चा सीखेगा, नहीं सीखेगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्तीय वृत्ताकार कटआउट के साथ करना, यानी कोई कागज फाड़ लीजिए, आप उस कागज के माध्यम से फाड़ करके कभी त्रिभुज बना दे रहे हैं, कभी आयत बना दे रहे हैं, कभी वर्ग बना दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा भी क्रिएटिविटी करेगा, क्रियाकलाप करेगा और बच्चा खुद भी उसको बनाने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि बच्चा अधिक से अधिक सीखेगा अपने क्रियाकलाप करके। एनसीएफ 2005 भी यही बात करता है कि बच्चों को क्रियाकलापों के द्वारा सिखाया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है, मतलब कि हम बालक को क्या कर रहे हैं, केवल जोड़ 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 सिखा रहे हैं और अचानक से हम बालक को क्या दे दिए, गुणा करना दे दिए कि इसका गुणा करके ले आओ। तो वहीं देखिए नीचे गुणा कैसे किया है, 35 में 23 का गुणा कैसे करके दिया है कि 5 3 15 कर दिया, नीचे 5 और हासिल 1 कर दिया है और 3 2 6 और 1 7 जोड़ दिया, 75 ला दिया है। तो वो इसमें क्या किया है, जोड़ का ही अधिक से अधिक उपयोग कर लिया। विद्यार्थियों द्वारा त्रुटि का अति प्रायिक कारण क्या हो सकता है, अब कारण बताइए कि क्या हो सकता है। विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण करना इसमें उपयुक्त माना नहीं जाता है, तो ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि विद्यार्थियों ने योग की कलन विधि, अब देखिए कलन विधि क्या है, ये रिपीटेशन है, मतलब कि जोड़ 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 सिखा रहे थे और फिर क्या है कि गुणा दे दिए हैं, तो इसी का प्रयोग इसमें किया है। तो कलन विधि का प्रयोग पढ़ाई में नहीं होता है, तो इसीलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसी का कलन विधि का गुणन में अति विस्तार कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर सवाल का, यानी ऑप्शन 2। सांप और सीढ़ी का खेल बचपन में हम लोगों ने भी खेला होगा और स्कूलों में भी खिलाया जाता है। सांप और सीढ़ी का खेल क्यों खिलाया जाता है कि बच्चे में क्या क्रिएटिविटी जानेगा कि हाँ यहाँ जा रहे हैं तो 78 पे पहुंच गया कि 80 पे पहुंचेंगे तो सांप काटेगा तो डायरेक्ट क्या होंगे, 2 पे आ जाएंगे। बचपन में हम लोगों ने बहुत खेला है, तो इससे क्या होता है, संख्याओं का ज्ञान होता है सांप सीढ़ी के माध्यम से, ठीक, संख्याओं का ज्ञान होता है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे है, लैंग्वेज में कैसे पूछता है, देखिएगा। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त
होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित हैं। क्या है संबंधित? देखिए, मापन, संख्याओं, आकृतियों, ज्यामितीय। तो मापन, सांप सीढ़ी के खेल में मापन का क्या उपयोग? ये भी गलत है। आकृति वगैरह का ये भी यूज नहीं है। ज्यामिति का ये भी यूज नहीं है। लेकिन संख्याओं का, नंबर्स का उपयोग है। नंबर्स की जानकारी हमें मिलती है कि हाँ 90 से काटा सांप तो आ गए 1 पे, तो नंबरों की जानकारी मिलती है सांप सीढ़ी के खेल से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बात करता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि गणितीय पहेलियां का उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है? गणितीय पहेलियां किसको बढ़ावा देता है? ड्रिल एवं अभ्यास। ड्रिल एवं अभ्यास को बढ़ावा देता है? नहीं। पहेलियां गणित में रुचि को बढ़ावा देता है। ये पहेलियां, पजल्स, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पजल्स, पेपर कटिंग देखते होंगे, पेपर देखते होंगे, तो रोज एक किसी न किसी पेपर में, हर एक पेपर में पजल्स पूछता ही पूछता है, चाहे वो अंकों का हो चाहे शब्दों का हो, कभी कभी दोनों पूछ लेता है। तो गणित में रुचि को बढ़ावा देता है, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। समस्या समाधान कौशल को भी विकसित करता है, तो ये भी सही है। कलन विधि, कलन विधि पर बल नहीं देता है, कलन विधि निगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। यानी बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए गणित की भाषा और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख लेते हैं। अब खत्म ही होने वाला है, बाकी जितना बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये होगा। ठीक है, केवल इसके लैंग्वेज को पकड़िए, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लेंगे। बस लैंग्वेज को पकड़िए और देखिए कि कितना मेहनत किया गया है इस क्लास में। पूरा सब कुछ एक एक टाइप करके लगाया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आंसर पूरा थ्योरी वगैरह सब कुछ टाइप करके लगाया गया। बहुत मेहनत लगा हुआ है इस क्लास में, तो इस क्लास में मेहनत का फल भी मुझे मिलना चाहिए। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, जैसे कि मतलब इससे आप लोगों को समझ में आ जाए पूरे अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली को। ठीक, अंक, यह क्या होता है? यह एक नाम है जो सिंबल नंबर को दर्शाता है। ठीक, हिंदू एरोबिक नंबर, हिंदू एरोबिक नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? हिंदू एरोबिक नंबर है। वहीं अगर हम रोमन नंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके ऐसे दिया रहता है ना, तो वो क्या है? रोमन नंबर की बात है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ये गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। और एक और है कि गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। जो गणित की भाषा है बच्चों के मानसिक स्तर, जो उनका स्तर, ये नहीं कि वो कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 का सवाल ला के दे दिए और लैंग्वेज कक्षा 6 का दे दिए। नहीं, 3 में पढ़ रहे हैं तो 3 के ही स्तर का उनको लैंग्वेज दीजिए, ये होनी चाहिए। उनके दैनिक जीवन से संबंधित भी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि संख्याक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? ठीक, न्यूमेरल और नंबर में कौन से कथन सही नहीं है, ये हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 34 निगेटिव की बात कर रहा है, तो देखिएगा कि निगेटिव कौन सा है। संख्याक एक प्रतीक है, संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल एक प्रतीक है। एक लिखना है तो एक का एक सिंबल है कि हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, संख्या, एक संख्या को विभिन्न संख्या
संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल, जो रोमन है उसको भी 1 लिखना है तो फर्स्ट लिख देंगे तो इसके भी द्वारा भी प्रदर्शित हो जाएगा। इसीलिए ए और बी हमारा क्या है, सही आंसर है, दोनों शुद्ध है। ठीक, ये 34 नंबर हो गया। आइए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर कह रहा है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरेबिक अंकों जैसी समस्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। मतलब हिंदू में क्यों नहीं किया जाता है, यही बताना है इसमें। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भ्रमित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू का ये प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें 0 नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। नेगेटिव पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। तीसरा क्या है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बताना एक जटिल कार्य, कुछ भी जटिल कार्य नहीं है। 5 को बताना है तो भी ऐसे बना दीजिए, ये क्या है, 5 है, तो जब बिल्कुल भी जटिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या, देखिएगा ध्यान से, संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। गणन संख्या तो उपयोगिता है, क्रम सूचक संख्या ये भी उपयोगिता है। सौंदर्य परक संख्या, सौंदर्य परक, गणित में सौंदर्य परक क्या होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अंकित संख्या, नॉमिनल नंबर, तो ये क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया। कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया और उसने 305 लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को न्यूमेरिकल में भी देखने को मिलेगा और पेडागोजी में भी देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सीटेट वालों के लिए, और बाकी इसमें न्यूमेरिकल वालों को भी इसमें मतलब इससे मदद मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, यही बात इसमें पूछ रहा है कि कैसे कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे करो ऐसे करो। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए नहीं, ये तो एक प्रकार का वो हो जाएगा कि आदेश दे रहे हैं, आदेश देना ही नहीं है। श्यामपट पर सही उत्तर लिख देंगे तो इससे बच्चे को समझ में आ जाएगा, वो तो पहले ही देखा हुआ है कि 35 लिखने को कहा गया है, 35 लिख देंगे कि हाँ ऐसे लिखाएगा, तो उसको समझ में आएगा क्यों ऐसे ही लिखाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसको अपनी कॉपी में 10 बार, ये तो दंड हो गया कि 10 बार किसी काम को कई बार कह रहे हैं, दंड हो गया। दंड हमेशा क्या है, निगेटिव वर्ड है एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो ये ऑप्शन हमेशा काट दीजिएगा। बस ध्यान से सुनते रहिए, कीवर्ड निश्चित ही आप लोग बहुत अच्छे अंकों से 130 प्लस अंक लेके आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझा करके उनको बताएंगे, मूर्त उनको प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे, यही क्या है, सही तरीका है कि बच्चों को कैसे उसमें बताया जा सकता है मूर्त के माध्यम से, कि ऐसे नहीं ऐसे लिखाएगा, देखो ये नहीं ये होता है। ठीक है, कि 305 कर देंगे तो 300 हो जाएगा, 3 और 00 प्लस 5 कर देंगे तब इसका मान होता है, और 35 में केवल 30 और 5 करेंगे तो 35 होता है। ऐसे करके हम उसको मूर्त रूप से बताएंगे। अब आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या हुआ है, क्या दिया है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं का ये गुणधर्म कहलाता है। यही पूछ रहा है कि क्या गुणधर्म कहलाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है कि समवर्ग गुणधर्म कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है ये दो संख्याओं का पूर्ण योग। ठीक, क्रम विनिमेय गुणधर्म क्या कहलाता है? क्रम विनिमेय गुणधर्म ये कहलाता है कि किसी भी दो संख्याओं का क्रम आपस में पलट दें। जैसे कि अगर हम 5 + 3 कर रहे हैं तो इसको हम 3 + 5 कर देंगे तो इसके मानों में अंतर नहीं होगा। यही क्या है, क्रम विनिमेय होता है, क्रम विनिमेय गुणधर्म होता है। जबकि साहचर्य गुणधर्म की बात करें, जो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है साहचर्य गुणधर्म, तो किन्हीं 3 संख्याओं का, जैसे 3 संख्याओं का क्या मतलब 1 + 2 + 4, अगर हम इसका क्रम पलट देते हैं कि 2 + 1 + 4 कर देते हैं, तब भी इसके मानों में कोई अंतर नहीं है। ये क्या कहलाता है, साहचर्य गुणधर्म कहलाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 38 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में ज्यादा कुछ मिला नहीं है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बस इतना जानिए कि यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक श्रृंखला को चेंज करने पर उसके सभी मानों में परिवर्तन हो जाता है। यही क्या कहलाता है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। आइए इसके पूरा प्रश्न पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है कि विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना। स्थानों का, संख्याओं का मतलब संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करना। अगला है अलग अलग विमानों वाले आयतों की लंबाई मापना। नहीं, विभिन्न वस्तुओं के वजन की तुलना करना। दर्शाना की श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किसी प्रकार की 10वीं आकृति, देखिए वही बात आ गया, तीसरी आकृति को बदलना है तो 10वीं आकृति में परिवर्तन आ जा रहा है, बदल जा रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार जब हम बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं तो बच्चा उसको सीख लेता है और हम कोई काम देते हैं तो बच्चा पूरा पूरा कर लेता है। मतलब समझिएगा कि इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हम किसी बच्चे को जोड़ सिखा दिए कि 5 + 3 कितना होता है, 8 हो जाता है, और इस पे हम कई सारा होमवर्क दे दिए। होमवर्क दे दिए कि 2 + 6 बताओ कितना होता है, 1 + 7 बताओ कितना होता है। ठीक, ऐसे ऐसे करके होमवर्क कई सारा दे दिए और बच्चा उस होमवर्क को करके ला दिया, यानी पॉजिटिव फीडबैक मिला। यही क्या है, एनसीईआरटी के अनुसार सफल परिणाम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है।
नहीं की बात पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध निगेटिव वर्ड है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1/3 है, 1/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 2/6, तो इसको इसमें क्या है 1/3, तो ये भी हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ठीक, तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्रम ADG में आगे ये भी क्या है कि ए के बाद डी आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर क्या आ जाएगा, 2-2 का गैप है, तो ABCD EFGHI हो जाएगा यहाँ पे अगला अक्षर। और यदि एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 3 बसों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? दर्शाइए कि 2 × 3 और 3 × 2 के समान है। ठीक है, तो यही अधिगम प्रतिफल है और ऑप्शन नंबर ए क्या है, यही निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड ही सिद्ध करना है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो आई होप ये सारा आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और ये महत्वपूर्ण जो टोटल हमने था वो पूरा कवर कराने की कोशिश किया पेडागोजी के सेक्शन में। तो आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और पूरा सब कुछ हमने कवर कराया है, कुछ भी अपने तरफ से छोड़ा नहीं है। बाकी अगर आगे रिकमेंड होता है तो मैं और भी क्लासेस लेके आऊंगा। बाकी सारी आप लोगों को अगर इसमें अच्छा फीडबैक मिला, अच्छा सब कुछ मिला, तो सारा कुछ अभी आप लोगों के सारे विषय का पेडागोजी मैं लेके आऊंगा और एक संपूर्ण पेडागोजी मैं लेके आऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए कि मतलब इससे कोई वंचित ना हो सके। संपूर्ण पेडागोजी इसमें कराने की कोशिश की गई है, पूरा डिजिटल रूप से एक एक क्वेश्चन को टाइप करके। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।